कहानी समंदर में जाकर मस्ती करने वाले कुछ दोस्तों की है जो सिर्फ घूमने और कुछ वक्त सुकून से बिताने के लिए एक ट्रिप पर निकले थे, लेकिन वापस आते वक्त अचानक एक एक्सीडेंट की वजह से सब कुछ बदल जाता है और मदद की तलाश में भटक रहे ये लोग अनजाने में ऐसे लोगों के हाथ लग जाते हैं जिनके लिए इंसान की इज्जत और जान की कोई कीमत नहीं होती। खुले समंदर के बीच अब उनके पास भागने की कोई जगह नहीं है और फिर उनके साथ शुरू होता है ऐसी दरिंदगी जो उनके लिए मौत से भी बदतर सजा बन जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका के मैराथन शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ काया अपने छोटे भाई और पिता के साथ रहती है। कुछ ही दिन पहले उसकी माँ की एक बोट हादसे में मौत हो चुकी है और उस एक घटना ने इस घर की सारी खुशियाँ जैसे खामोशी में बदल दी है। घर में हर कोई अपने दर्द को अंदर दबाए बैठा, लेकिन काया खुद को संभाल कर रखती है ताकि उसका छोटा भाई अकेला महसूस न करे और उसके पिता टूट न जाए। वो हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी खुद उठाती है, यहाँ तक कि उसने बाहर निकलना भी लगभग छोड़ दिया है, जैसे उसकी दुनिया अब बस इसी घर तक सिमट गई हो। लेकिन फिर एक दिन उसकी दोस्त टेसा उसे कॉल करती है और बाहर चलने के लिए कहती है ताकि उसका मन थोड़ा हल्का हो सके। उसी वक्त काया के पिता उस बोट को ठीक कर रहे होते हैं जिससे उसकी माँ की जान गई थी। हर बार उस बोट को देखते ही उनके चेहरे पर वही पुरानी यादें उभर आती हैं। काया का मन नहीं करता उन्हें उस हालत में छोड़ने का, लेकिन फिर भी वो उन्हें बता देती है कि वो टेसा के साथ बाहर जा रही है। काफी दिनों बाद वो अपनी जीप निकालती है और घर से बाहर कदम रखती है, जैसे खुद को फिर से जीने का एक मौका दे रही हो। फिर समुद्र किनारे पहुंचकर उसकी मुलाकात टेसा से होती, जहां दोनों तय करती हैं कि आज का दिन जेट स्की पर बिताया जाए। टेसा उसे बताती है कि उसका एक दोस्त भी आने वाला है, जिसे सुनकर काया थोड़ा असहज हो जाती क्योंकि उसे ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं। तब टेसा उसे समझाते हुए कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका दोस्त अपने भाई के साथ आ रहा है और दोनों काफी अच्छे हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद काया मान जाती है। जब वो दोनों लड़कों से मिलती हैं तो पता चलता है कि वो व्लॉग बनाते हैं और आज का पूरा प्लान भी उन्हीं का है। उनका कहना होता है कि वो अपनी जेटस्की से पास के एक छोटे आइलैंड तक जाएंगे और शाम होने से पहले वापस लौट आएंगे। इसके बाद चारों जेटस्की लेकर समंदर की तरफ निकल पड़ते हैं। टेसा टॉम के साथ बैठती है और काया जूलियन के साथ। रास्ते भर चारों हंसी मजाक करते हुए कुछ ही देर में उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है, जैसे कुछ देर के लिए सारी परेशानियां पीछे छूट गई हों। टेसा और टॉम पानी में तैरने लगते हैं जबकि काया और जूलियन किनारे बैठकर बातें करते हैं। लंबे समय बाद काया किसी के साथ इतना सहज महसूस कर रही होती है। उसे लगने लगता है कि शायद उसे किसी ऐसे ही इंसान की जरूरत थी जो उसे बिना कुछ कहे समझ सके। फिर दोनों पानी में उतरते हैं और जेट स्की के पास मस्ती करने लगते हैं। इसी दौरान जूलियन धीरे से उसके करीब आता है और उसे किस करता है और काया भी उस पल को खुशी से महसूस करती है। कुछ समय बाद सभी वापस लौटने का फैसला करते हैं और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। टेसा को प्रभावित करने के चक्कर में टॉम अपनी जेटस्की की स्पीड बढ़ा देता है जबकि जूलियन काया के साथ पीछे रह जाता। किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये छोटी सी मस्ती कितनी बड़ी गलती बनने वाली है। अचानक तेज रफ्तार की वजह से जेटस्की का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो पलट जाती है, जिससे दोनों पानी में जा गिरते हैं। हालात संभल पाते उससे पहले ही दूसरी गलती हो जाती है। जूलियन तेजी से उनकी तरफ आता है लेकिन बिना ठीक से देखे अपनी जेटस्की सीधे टॉम के ऊपर चढ़ा देता है और अगले ही पल जोरदार टक्कर के साथ वो दोनों भी पानी में गिर जाते हैं। इस टक्कर में टॉम के सिर पर बहुत जोर से चोट लगती है और वो बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता। कुछ ही पलों में दोनों जेट्स भी पानी में डूब जाती है। काया किसी तरह टेसा को संभालती है और दोनों मिलकर टॉम को पकड़कर तैरने लगती है, लेकिन जूलियन कहीं नजर नहीं आता। वो बार बार उसका नाम लेकर आवाज लगाती है, चारों तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं दिखती। धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद टक्कर के बाद वो बच नहीं पाया और समंदर की गहराई में कहीं खो गया। इस सोच से दोनों अंदर तक हिल जाती हैं, क्योंकि एक मामूली मजाक ने इतना बड़ा रूप ले लिया। अब काया और टेसा टॉम को सहारा देकर पानी में तैर रही होती है और समझ नहीं पा रही होती कि आगे क्या करें। तभी थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बोट दिखाई देती। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज सुनकर उस बोट का कैप्टन रे उन्हें देख लेता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। पास आकर वो हालात समझ जाता है और एक एक करके तीनों को अपनी बोट पर चढ़ा लेता। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि अब वो सुरक्षित हैं। टॉम की हालत सबसे ज्यादा खराब और उसका काफी खून बह चुका है। उसी दौरान टेसा वॉशरूम की तरफ जाती है जहाँ पहले से रे मौजूद होता है। वहीं एक अजीब सी बात सामने आती है कि रे बार बार काया की तरफ देख रहा होता है जबकि काया बाहर टॉम को संभाल रही होती है। काया टेसा को आवाज देती है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आती तो काया खुद अंदर जाती है। वहाँ रे कुछ तैयार कर रहा होता है, जैसे किसी कॉटन पर कोई दवा लगा रहा। काया को लगता है कि वो शायद घाव साफ करने के
के लिए दवा तैयार कर रहा है, इसलिए वो बिना शक किए वहीं खड़ी रहती है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। रे अचानक उसी कॉटन को काया के चेहरे पर दबा देता है और कुछ ही सेकंड में वो बेहोश हो जाती है। अब साफ हो जाता है कि रे वैसा इंसान नहीं है जैसा वो दिख। काया के बेहोश होते ही वो उसे एक बड़े कंटेनर में डालकर बंद कर देता और ऊपर से लॉक लगा देता। वहीं टॉम को वो उसी हालत में छोड़ देता जहाँ वो पड़ा हुआ। कुछ घंटों बाद जब काया की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बंद और अंधेरी जगह में पाती है और घबरा जाती है। पास में टेसा भी बेहोश पड़ी होती है जिसे वो हिलाकर उठाती है। वो जगह एक कमरे की तरह लग रही होती है और वहाँ के हालात देखकर साफ समझ आता है कि इससे पहले भी कोई यहाँ फंस चुका है। दीवार पर लकड़ी से किसी ने हेल्प लिख रखा होता है, जैसे किसी ने यहाँ से निकलने की आखिरी कोशिश की हो। कमरे में पड़े गद्दे पर खून के निशान होते हैं और आसपास लड़कियों के बाल भी दिखाई देते हैं। ये सब देखकर काया और टेसा समझ जाती हैं कि वो इस जाल में फंसने वाली पहली लड़कियां नहीं हैं। टेसा डर के मारे रोने लगती है और कहती है कि काश वो इस आइलैंड पर आई ही ना हो, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उन्हें किसी तरह यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। एक दिन बीत जाता है और अगली सुबह रे ऊपर का दरवाजा खोलता है। वो एक बाल्टी में सड़ी हुई मछलियाँ लाकर उनके सामने रख देता है और कहता है कि यही उनका खाना है। काया उससे विनती करती है कि उन्हें छोड़ दिया जाए क्योंकि उन्हें डॉक्टर की जरूरत है और उसके घर में उसका छोटा भाई है जिसे उसकी जरूरत। लेकिन रे सख्त लहजे में कहता है कि ये उसकी बोट है और यहाँ वही होगा जो वो चाहेगा। अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वो उन्हें मारकर मछलियों को खिला देगा। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देता। इसके बाद वो ऊपर बैठकर मछलियाँ काटता है और बिना पकाए ही उन्हें खाने लगता, जैसे उसे किसी चीज का डर ही नहीं हो। इधर काया और टेसा डरी हुई होती हैं और समझ नहीं पाती कि आखिर उन्हें क्यों कैद किया गया है। दूसरी तरफ टॉम अब भी घायल हालत में पड़ा हुआ होता है, जैसे उसकी जिंदगी बस किसी तरह चल रही हो। फिर दोपहर के वक्त अचानक एक जहाज की आवाज सुनाई देती है। काया और टेसा भी उस आवाज को सुन लेती हैं और उन्हें उम्मीद होती है शायद कोई मदद के लिए आया है। उन्हें लगता है कि शायद अब वो बच सकती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। दरअसल वो एक डॉक्टर था जो अपनी बड़ी शिप को दूर रोककर छोटी बोट से यहाँ आता है और सबसे पहले उसकी नजर टॉम पर पड़ती है जो अब मौत के बिल्कुल करीब पहुँच चुका था। वो आदमी टॉम को देखकर ठंडी आवाज में कहता है कि इसमें अभी जान बाकी है, इसलिए ये भी उनके काम का है। इसके बाद वो रे के साथ नीचे आता है जहाँ काया और टेसा एक कोने में सिमटी हुई बैठी होती हैं, जैसे डर ने उन्हें जकड़ लिया। वो खुद को डॉक्टर बताते हुए उनसे पूछता है कि किसे चोट लगी है ताकि वो देख सके। टेसा हिम्मत करके आगे बढ़ती है और वो उसका चेकअप करने लगता है, लेकिन दोनों लड़कियां चुप रहती हैं क्योंकि अब उन्हें साफ समझ आने लगा था कि ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे दिख रहे हैं। वो जानती थी कि अगर उन्होंने सच बताया तो शायद उनकी हालत और खराब हो जाए और यहीं से कहानी धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगती है जहाँ मदद और खतरे के बीच की लाइन पूरी तरह धुंधली हो जाए। इसके बाद दोनों ऊपर आते हैं और आपस में बात करते हुए एक डील तय करते हैं। वहीं पर असली सच सामने आता है कि ये लोग इंसानों को बचाने का नाटक करके उन्हें फंसा लेते हैं और फिर उनके अंगों का धंधा करते हैं। फिर वो टॉम को उठाकर टेबल पर लिटा देते हैं और डॉक्टर पूरी तैयारी के साथ अपने औजार निकालता है। नीचे बंद काया दरवाजे की छोटी सी दरार से झांकने की कोशिश करती है कि ऊपर क्या चल रहा है। तभी टॉम की दर्द भरी चीखें गूंजती हैं और उसकी आवाज इतनी डरावनी होती है कि दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती। अब उन्हें पूरी तरह समझ आ जाता है कि वो किस जाल में फंस चुकी हैं और डर के मारे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, लेकिन ऊपर कोई भी नरमी नहीं दिखाई जाती। धीरे धीरे टॉम के शरीर से हर जरूरी चीज निकाल ली जाती है और जैसे ही उनका काम खत्म होता है उसकी लाश को सीधे समंदर में फेंक दिया जाता। इसके बाद डॉक्टर रे से कहता है कि दूसरी लड़की भी घायल है, इसलिए उसे आज ही खत्म कर देंगे और जो दूसरी ठीक है उसे वो अपने साथ ले जाएगा क्योंकि उसके पास एक अमीर ग्राहक है जिसे तुरंत एक नई किडनी चाहिए। इसके बदले उन्हें मोटी रकम मिलने वाली है। रे बिना किसी सवाल के मान जाता है क्योंकि उसके लिए ये सब एक धंधा, समंदर में फंसे लोगों को बचाने का नाटक करना और फिर उन्हें बेच देना, यही उसका असली काम था। कुछ समय बाद दोनों फिर से नीचे आते हैं और इस बार टेसा को पकड़कर ऊपर ले जाने लगता। काया उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन रे उसे जोर से मारकर बेहोश कर दे। थोड़ी देर बाद जब काया को होश आता है तो उसे ऊपर से टेसा की चीखें सुनाई देती हैं। इससे उसे समझ आता है कि अभी देर नहीं हुई है, अगर वो जल्दी कुछ करे तो शायद उसे बचाया जा सकता है। वो इधर उधर देखती है और कंटेनर के अंदर लगे एक छोटे फैन को निकालने की कोशिश करती। पूरी ताकत लगाकर वो उसे ढीला कर देती है और आखिरकार उस रास्ते से बाहर निकल आती है। उसी दौरान ऊपर टेसा के हाथ पैर बांध दिए जाते और उसे जबरदस्ती टेबल पर लिटा दिया। डॉक्टर उसे बेहोश करने की तैयारी कर रहा हो। वहीं दूसरी तरफ काया चुपचाप रे के कमरे तक पहुंच जाती है
लेकिन तभी रे वहाँ आ जाता है। काया तुरंत खुद को बचाने के लिए नीचे इंजन रूम में छिप जाती है। जैसे ही रे वॉशरूम में जाता है, काया बाहर निकलती है और जल्दी जल्दी कुछ ऐसा ढूंढने लगती है जिससे वो टेसा को बचा सके। तभी उसकी नजर एक स्पीयर गन पर पड़ती है। वो उसे उठाती, हाथ थोड़े कांप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है और धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ती है। फिर वो डॉक्टर के सामने पहुंचती है और स्पीयर गन सीधा उसकी तरफ तान देती है। डॉक्टर उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन तुरंत बातों से उसे बहकाने की कोशिश करता है कि वो एक डॉक्टर है और उसे मारना गलत होगा। लेकिन काया इस बार कोई रिस्क नहीं लेती और बिना देर किए ट्रिगर दबा देती है। गोली लगते ही डॉक्टर लड़खड़ा जाता है और कमजोर पड़ने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर काया जल्दी से टेसा के हाथ खोलने लगती है ताकि वो खुद को आजाद कर सके। तभी घायल डॉक्टर गुस्से में काया पर झपट पड़ता है और उसका गला दबाने लगता। काया सांस के लिए संघर्ष कर रही होती है, लेकिन उसी समय टेसा अपना दूसरा हाथ भी खोल लेती है। वो तुरंत पास पड़ी चाकू उठाती है और पूरी ताकत से डॉक्टर की गर्दन पर वार कर देती है। कुछ कदम लड़खड़ाने के बाद डॉक्टर बुरी तरह तड़पता है और वहीं दम तोड़ देता। इसके बाद दोनों बिना एक पल गवाए वहाँ से भागने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि रे किसी भी वक्त वापस आ सकता। उनके भागते ही रे वहाँ पहुँचता है और डॉक्टर की लाश देखकर तुरंत समझ जाता है कि कुछ गलत हो गया है। वो चारों तरफ उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है और सबसे पहले एयरबोट की हवा निकाल देता है ताकि वो उससे भाग न सके। लेकिन काया और टेसा पहले ही फैसला कर चुकी थी कि वो पानी के रास्ते डॉक्टर की शिप तक जाएंगी। रे ऊपर आकर फ्लैशलाइट जलाता है और दूर उन्हें तैरते हुए देख लेता है। वो जल्दी से अपना बोट चालू करने की कोशिश कर, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हो। नीचे जाकर देखता है तो पता चलता है कि वायर काट दी गई है। ये काया का पहले से सोचा हुआ प्लान था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि रे उनका पीछा जरूर करेगा। कुछ देर के लिए रे बिल्कुल शांत हो जाता है और उन्हें पकड़ने का नया तरीका सोचने लगता है। उधर टेसा की हालत खराब हो रही थी और वो ठीक से तैर भी नहीं पा रही थी। काया उसे संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टेसा धीरे धीरे हार मानने लगती है। वो काया से कहती है कि वो अकेली चली जाए, नहीं तो दोनों की जान चली जाए। काया मजबूरी में फैसला करती है कि वो पहले शिप तक पहुंचेगी और वहां से मदद लाएगी। इसके बाद वो अकेले ही पूरी ताकत लगाकर तैरते हुए उस शिप तक पहुंच जाती है। शिप पर पहुंचकर वो कुछ देर खुद को संभालती है, क्योंकि भूख और थकान ने उसे कमजोर कर दिया। अब सबसे बड़ा काम था उस शिप को चलाना, लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो अलग अलग बटन दबाकर कोशिश करती है, पर कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसे एक रेडियो मिल जाता और वो किसी तरह कोस्ट गार्ड से संपर्क कर लेती। वो उन्हें बताती है कि एक मछुआरे ने उसे और उसकी दोस्त को पकड़ लिया है और वो इस शिप पर फंसी हुई है। उधर से उसे कहा जाता है कि अपनी लोकेशन भेजो ताकि वो उसकी मदद कर सके, और इसके लिए उसे एक खास ट्रैकिंग डिवाइस ढूंढनी होगी। काया शिप में हर जगह उस डिवाइस को ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे एक फ्लेयर गन मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। कोस्ट गार्ड उसे बताते हैं कि वो डिवाइस एक पानी की बोतल जैसी दिखती है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए पानी में फेंकना होगा। काफी तलाश के बाद काया को वो डिवाइस मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे पानी में डालने के लिए आगे बढ़ती है, उसे महसूस होता है कि कोई शिप की तरफ बढ़ रहा है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि वो रे हो सकता है, इसलिए वो बिना आवाज किए डॉक्टर के कमरे में जाकर छिप जाती है। कुछ ही पलों बाद रे शिप पर पहुंचता है और पूरे एरिया को ध्यान से देखने लगता है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ढूंढ रहा हो। काया समझदारी से एक जगह पर नहीं रुकती, बल्कि मौका देखकर बाहर निकलने की कोशिश करती है ताकि वो उस डिवाइस को एक्टिवेट कर सके। वो धीरे धीरे ऊपर आती है, लेकिन तभी रे पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकू घोंप देता है। काया वहीं गिर जाती है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। वो दिखावा करती है कि अब वो कमजोर हो चुकी है और रे के पास आने का इंतजार करती है। जैसे ही रे उसके करीब आता है, काया अचानक अपने पास रखी फ्लेयर गन चला देती है। तेज रोशनी और गर्मी से रे बुरी तरह तड़पने लगता है और उसका चेहरा जल जाता है। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है, लेकिन अब काया खुद भी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी ताकत खत्म होने लगी। फिर भी वो किसी तरह उठती है और शिप के किनारे पहुंचती ताकि उस ट्रैकिंग डिवाइस पानी में डाल सके, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो उसे ठीक से फेंक नहीं और वो किनारे पर ही अटक। काया भी वहीं गिरकर बेहोश हो जाती। पूरी रात लहरों की वजह से शिप हिलती रहती है और धीरे धीरे वो डिवाइस सरकते हुए पानी में गिर जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। अगली सुबह कोस्ट गार्ड वहाँ पहुँचते हैं और काया को बेहोश हालत में पाते हैं। उसकी हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए तुरंत उसे हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया जाता। जब वो वापस जाने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें पानी में टेसा दिखाई देती है, जो अभी भी जिंदा हो। उसे भी जल्दी से ऊपर खींच लिया जाता है। दोनों की हालत बेहद खराब और टेसा रो रही होती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी ट्रिप उन्हें इस मोड़ पर ले आएगी। आखिरकार दोनों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाता। वहां पहुंचकर वो एक दूसरे को देखती हैं और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वो जिंदा बच गई हैं। जिंदगी ने उन्हें एक और
मौका दिया, लेकिन इसके साथ एक ऐसा दर्द भी छोड़ दिया जिसे वो शायद कभी भूल नहीं पाएगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती।